हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और आज हम जावा में मल्टी थ्रेडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, दोनों इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए भी या फिर जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हो उसके लिए भी। तो अगेन आपको बहुत मजा आएगा, ये बिल्कुल स्क्रैच से रहने वाला है। तो अगर आपने कभी मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ी है किसी भी लैंग्वेज में, तब भी आपको सब कुछ समझ आएगा और हम अच्छे से डेप्थ में जाएंगे हर चीज़ के। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम आज देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। अब जिन लोगों को ना मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है ना, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं कि हमें मल्टी थ्रेडिंग क्यों चाहिए। अब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होगी एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। अब जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप ऐसा मान सकते हो। अब आप इमेजिन करो कि हमने एक कोड लिखा है, ठीक है, लेट्स से, जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। और जब भी हम कुछ कोड लिखते हैं ना, तो वो हमारा कोड हमेशा एक सिंगल थ्रेड पे रन होता है, जिसको हम मेन थ्रेड बोलते हैं। ये तो हमने कई बार देखा है कि हमारी एक मेन थ्रेड होती है जो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करती है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, है ना। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। अब हाँ, ऑब्वियसली बीच में कुछ इफ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं जो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल को डिवाइड कर देंगी, या कुछ लूप्स आ सकते हैं। पर नॉर्मली हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉप टू बॉटम को मूव करता है और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, हमारी मेन थ्रेड, ठीक है। अब नाम से ही समझ आ रहा है मल्टी थ्रेडिंग का मतलब इस मेन थ्रेड के अलावा ना हमारे पास और भी थ्रेड्स होंगी, लेट्स से T1, T2, T3, और ये सारी मिलके हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगी। इसका फायदा क्या होगा? अगर हम बिल्कुल कॉमन सेंस से या फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगा के सोचें तो जनरली लोगों के मन में आंसर आता है। इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो फ्लो है ना वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेसिकली हमारा प्रोग्राम जल्दी फास्टर एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली टाइम उसका कम हो जाएगा एग्जीक्यूट होने का, राइट। सबके माइंड में यही आता है कि हमारा जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हमारा कोड ज़्यादा फास्ट रन होगा क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। तो लेट्स से ये वाला इंस्ट्रक्शन T1 रन कर रहा होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन T2 रन कर रहा होगा, और कंबाइनली दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ रन हो जाएंगे, है ना। अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, वगैरह वगैरह। बट नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो क्या यही रीज़न होता है मल्टी थ्रेडिंग का? आंसर है बिल्कुल नहीं। अब मल्टी थ्रेडिंग ना आपके कोड को सिर्फ फास्ट नहीं करती, इनफैक्ट वो तो उसका लीस्ट एडवांटेज है। उसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम समझेंगे जैसे जैसे हम मल्टी थ्रेडिंग में आगे जाएंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जब भी हम किसी IDE में कोड लिखते हैं, जैसे कि अभी हम VS कोड में कोड लिखेंगे, राइट, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं ना, तो साथ साथ वो हमारा कंपाइलेशन एरर भी चेक कर रहा होता है, राइट। अगर हमें कोई कंपाइलर एरर आएगा तो उसमें वो रेड लाइन ऐसे नीचे से डाल देगा, है ना। और वो साथ साथ ऑटो कंप्लीट भी कर रहा होता है। तो मल्टीपल चीज़ें हो रही होती है, राइट। हमारा ऑटो कंप्लीट चल रहा होता है कि अगर मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक, तो हो सकता है वॉइड बिन वो मुझे खुद ही सजेस्ट कर दे। इसके अलावा वो एरर चेकिंग भी कर रहा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो साथ साथ कर रहा होता है, राइट। क्या यही एग्जाम्पल नहीं एक तरह से मल्टीपल थ्रेड्स के एक साथ रन होने का, है ना। आप सोचो अगर एक प्रोग्राम में एक साथ मल्टीपल चीज़ें होनी है, एज अ सिंपल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से हमें माइंड में क्या आएगा कि अगर नॉर्मली एक थ्रेड ही रन होती है पूरे फ्लो को रन करने के लिए, और अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं तो हम एक काम करेंगे, ऑटो कंप्लीट करने का काम किसी एक थ्रेड को दे देंगे, एरर चेक करने का काम किसी दूसरी थ्रेड को दे देंगे, और इन दोनों को साथ साथ रन होने देंगे। तो ताकि आपका साथ साथ एरर भी चेक होता रहे, आपके ऑटो कंप्लीट भी होता रहे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आपको कोई आइडिया नहीं मल्टी थ्रेडिंग का और एग्जाम्पल अगर आपको अभी समझ नहीं भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिस तरह से स्टार्ट करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ने से पहले ना हमें धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कि जावा में एक प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लिखते हो, है ना। आप कोई कोड लिखते हो जावा में, जैसे हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आप एक मेन फंक्शन के अंदर कुछ कोड लिखोगे, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। अब इसमें हो सकता है कि आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, ठीक है, आप कुछ फाइल में इनपुट आउटपुट परफॉर्म करो, या हो सकता है आप कोई नेटवर्क कॉल करो, वगैरह वगैरह। आप कुछ भी करोगे इस कोड में, वो होगा क्या, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो होंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, राइट। अब आप कोड ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे जावा की बात करें तो लेट्स से हमने ये वाला जो कोड लिखा है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, और इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ डेमो। और ऑब्वियसली मुझे पता है इसका एक्सटेंशन क्या होगा, demo.java, राइट। अभी तक हम जितना भी कोड लिख रहे थे हम क्या करते थे, क्लास का नाम .java लगाते थे और उसको स्टोर कर लेते थे। अब ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? अब ये प्रोग्राम स्टोर होगा आपकी मेमोरी में, है ना। और स्पेसिफिकली कौन सी मेमोरी में? आपके डिस्क पे पड़ा होगा ये वाला प्रोग्राम, है ना। ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक आप इस कोड को रन नहीं करोगे इस प्रोग्राम का कोई सेंस ही नहीं है ना। ये एक फाइल ही तो है, demo.java। आप इसको रन करने के लिए क्या करते हो, आपको पता है जावा में हमें पहले इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप कमांड लिखते हो जावा सी demo.java। उससे क्या होता है, इसका एक बाइट कोड बन जाता है। तो हमारी जो नई क्लास बनती है वो, सॉरी, नई फाइल बनती है वो होती है demo.class, और आपको पता है ये होती है बाइट कोड,
है ना। पर अभी भी ये भी क्या है, एक प्रोग्राम ही तो है, एक बाइट कोड जो आपका कहाँ पड़ा है, आपके डिस्क में पड़ा है, अभी तक प्रोग्राम रन थोड़ी हो रहा है। अब आप इसे रन करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ता है जावा डेमो, राइट। आप ये कमांड लिखते हो और आपका कोड एक्चुअली रन होने लग जाता है आपके सीपीयू में, राइट। और रन होने का मतलब क्या होता है, जो भी आप उस प्रोग्राम से करवाना चाहते थे वो एक्चुअली होने लग जाता है। अगर आप कुछ यूजर से इनपुट लेना चाहते थे तो यूजर से आप इनपुट ले सकते हो, कुछ फाइल में इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना चाहते थे वो कर सकते हो, नेटवर्क कॉल करना चाहते थे वो कर सकते हो। तो अब एक्चुअली आपका प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन एक्चुअली चल रही है। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं चल रही थी वो सिर्फ एक सीधा साधा प्रोग्राम थी, जैसे कि डेमो डॉट जावा फाइल, डेमो डॉट क्लास फाइल, ये सब एक प्रोग्राम कहलाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इसको प्रोग्राम के अलावा कुछ एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। ये सिर्फ आइकन्स हैं जो अभी रन नहीं हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा कि एक्चुअली हमने यहाँ पे प्रोग्राम को डिफाइन क्यों किया। ओके, अगर आप प्रोग्राम समझ गए क्या होता है, जो कि बहुत सिंपल था, अगला है व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? देखो, प्रोसेस कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोग्राम जो आप एक्चुअली रन कर रहे हो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल आएगी, अ प्रोग्राम दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इज अ प्रोसेस, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। मैंने कहा था कि हमारे पास ऊपर एक प्रोग्राम था हमारा डेमो डॉट जावा, ये हमारा डिस्क में पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट जब आपने इसको कंपाइल भी कर लिया होगा बाइट कोड में तो डेमो डॉट क्लास फाइल, ये भी कुछ नहीं है, आपका एक प्रोग्राम ही तो है जो आपका डिस्क में पड़ा हुआ है। पर जब आप कहोगे कि मुझे अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने का मतलब क्या होता है, आप उस प्रोग्राम को डिस्क से उठा करके अपनी रैम में लेके आते हो, रैम स्पेस में लेके आते हो। तो इस प्रोग्राम को उठा करके मैं रैम में लेके आया, अब एक्चुअली ये प्रोग्राम मेरा रन कर सकता है। अब जो भी प्रोग्राम मेरा एक्चुअली रन कर रहा है मेरे रैम के अंदर, उसको मैं बोलता हूं प्रोसेस। इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कोई भी प्रोग्राम जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है या रन हो रहा है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो एक प्रोग्राम ही प्रोसेस बनता है जब वो प्रोग्राम रन होने लग जाता है। अगर इसका बिल्कुल मैं एक रियल लाइफ एनालॉजी दूं ना आपको, तो आप सोचो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास गूगल क्रोम होगा, आपके पास VS कोड होगा, है ना, ये आपके पास लेट्स से स्पॉटिफाई होगा। ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशंस ही तो हैं। पर जब तक आप इन एप्लीकेशंस को रन नहीं करते, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रोग्राम है, सिंपल एज इट इज। ये सिंपली आपके डिस्क स्पेस में पड़ा हुआ है ना। पर जब आप क्रोम के आइकन पे क्लिक करते हो या VS कोड के आइकन पे क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं VS कोड को ओपन करता हूं तो मेरा एक विंडो खुलती है VS कोड की, है ना। उसमें लेट्स से मेरी एक फाइल खुल जाएगी डेमो डॉट जावा, जिसमें मैं कोड लिख सकता हूं, और भी बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, है ना। तो अब एक्चुअली हुआ क्या है, अब मेरी एप्लीकेशन या जो मेरा प्रोग्राम था वो एक्चुअली रन होने लग गया, जिसको मैं बोलता हूं एग्जीक्यूट होने लग गया, ठीक है। और इसी एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो मेरा क्रोम बेसिकली अब एक प्रोसेस बन गया, VS कोड एक प्रोसेस बन गया, सेम स्पॉटिफाई मेरा एक प्रोसेस बन गया। और हमें पता है कंप्यूटर साइंस में अगर किसी भी चीज को रन करना है हमें, तो हमें उसको डिस्क स्पेस से उठा करके रैम में लाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज रन कहां से होती है, रन करता है CPU, और CPU किससे इंटरेक्ट करता है, हमारी रैम से, ठीक है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, पर आप हमेशा मान के चलो कि आपका CPU ही चीजों को रन करता है और CPU इंटरेक्ट किससे करता है, हमेशा रैम से करता है। CPU कभी भी हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करता ही नहीं है ना। तो इसका फ्लो कुछ ऐसा रहता है कि ये होता है हमारा CPU, लेट्स से दिस इज अवर CPU, ठीक है। CPU के पास इंटरेक्शन करने के लिए एक रजिस्टर्स होते हैं अपने खुद के, ठीक है, रजिस्टर्स, राइट। अब रजिस्टर बहुत फास्ट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो CPU इसमें टू एंड फ्रो कर सकता है और यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर सकता है, पर अगेन हमें उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक कैश लेयर भी आती है, पर आप उसे इग्नोर करो और सिंपली समझो यहाँ पे आता है हमारा रैम, राइट। CPU किससे इंटरेक्ट करता है, CPU इंटरेक्ट करता है हमारी रैम से, है ना। और रैम से जुड़ी होती है लेट्स से हमारी डिस्क, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी डिस्क। ये SSD हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको अगर हम सिंपली समझे तो कोई भी प्रोग्राम जो हमारे डिस्क में पड़ा है उसको सबसे पहले उठा के लाना पड़ेगा रैम में, ताकि CPU उसे एग्जीक्यूट कर सके इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। और ये उठा के लाने वाला काम कौन करता है, ये करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम ये तो समझ गए कि लेट से हमने एक कोड लिखा और उस कोड का नाम रख लिया डेमो डॉट जावा। तो ये हमारा है एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे इसे उठा करके लाना पड़ेगा रैम में, और रैम में मेरा बनेगा एक प्रोसेस, ठीक है। ये है मेरा एक प्रोसेस। बेसिकली अब जो ये प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है ये एक प्रोसेस के अंदर होगा, और ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डेमो डॉट जावा को हमारी रैम में उठा करके प्रोसेस बनाने का काम कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक बार देखते हैं कि हमारा प्रोसेस जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं।
देखो, सबसे पहले हमारे पास है एक लिमिटेड रैम, ठीक है। लेट्स से ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारे कंप्यूटर की रैम है ना। अब ये लिमिटेड होगी, लेट्स से 8 GB होगी या 16 GB होगी, कितनी भी होगी पर लिमिटेड होगी, है ना। हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी रैम है लेट्स से 8 GB, 8 GB की रैम है हमारे पास, बहुत सिंपल। अब जब भी हम किसी प्रोग्राम को हमारी रैम में लेके आएंगे रन करने के लिए कि वो प्रोसेस कहलाएगा, तो उस प्रोसेस को ऑब्वियसली कुछ मेमोरी चाहिए रन करने के लिए, है ना। जैसे हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी रैम का कुछ पार्ट लेगा, है ना। लेट्स से इतना पार्ट इसने कंज्यूम कर लिया, इसको रन करने के लिए लेट्स से 2 GB ऑफ रैम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए 2 GB ऑफ रैम चाहिए। अब ऐसे ही आप मान सकते हो कि लेट्स से एक और प्रोसेस है जो हमने अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर दिया। तो आप ऐसा मान सकते हो कि आप अपना कोड भी रन कर रहे हो demo.java और साथ में आपने गूगल क्रोम भी खोल दिया, ठीक है। तो एक और प्रोसेस आपका रैम में आ गया, लेट्स इसको मैं बोलता हूँ P2, इसको मैं बोलता हूँ P1। ये प्रोसेसेस है, हमें पता है ये हो गया P1, ठीक है। तो हमारे अब रैम में दो चीज़ें पड़ी हैं। अब कुछ रैम ये कंज्यूम करता होगा लेट्स से 2 GB, और कुछ रैम ये कंज्यूम करता होगा लेट्स से ये भी लेता है 2 GB। तो अब टोटल हमारी 4 GB ऑफ रैम कंज्यूम हो रही होगी, है ना। अब ऐसे ही मान लो आप एक और प्रोसेस इंक्लूड कर दोगे तो यहाँ पे एक और प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। वो भी कुछ रैम लेगा लेट्स से, वो भी 2 GB लेगा। अब टोटल रैम कंज्यूम हो रही होगी 6 GB, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि हमारा जो भी प्रोसेस है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो हमारी लिमिटेड जो रैम होती है उसी में से कुछ स्पेस यूटिलाइज करता है, उसी में चीज़ों को स्टोर करता है जो भी उसे काम करना है, राइट। और उसी को यूज़ करके वो कंप्लीटली रन हो पाता है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि जब भी हम अपना कोड रन करते हैं और हमने अपने कोड में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डाले होंगे, यहाँ पे हमने डाला होगा लेट्स से इंट x, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया होगा लेट्स से स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, या फिर हमने और भी बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे। अभी तो ये एक नॉर्मल सी फाइल है demo.java जो हमारे डिस्क में पड़ी है, तो ऑब्वियसली ये जो जितना भी हमने स्पेस यूटिलाइज किया ये कोई रन नहीं हो रहा, तो अभी हमें कोई स्पेस मिला नहीं होगा। पर जैसे ही हम अपने कोड को रैम में लेके आएंगे तो उसको हम प्रोसेस बनाएंगे ताकि वो रन हो पाए। अब जो एक्चुअली हमने ये जो इंट x या फिर स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ये जो मैं कहता हूँ मेमोरी लेते हैं, ये मेमोरी लेंगे हमारी रैम की। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर हमारा कोड 2 GB ऑफ टोटल रैम लेता है तो इस 2 GB ऑफ टोटल रैम में हमारी जितनी भी मेमोरी होती है वो सब आ जाएगी। तो आपको पता है हमारे पास हीप मेमोरी होती है ना, हमारे पास स्टैक मेमोरी होती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास मेथड एरिया होता है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है। अगर ये आपको नहीं पता तो आप एक बार मेमोरी मैनेजमेंट की वीडियो जाके देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। पर अगर आपको पता है तो हमारे पास ये सब मेमोरी होती है और ये सब मेमोरी इसी 2 GB मेमोरी का पार्ट बनेंगी, राइट। तो ये तो हम समझ गए कि जब भी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ उस प्रोसेस को चाहिए कुछ रैम रन होने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो रैम कहाँ से लेगा, जितनी भी हमारी टोटल रैम होगी। ओके, उसके अलावा हमारे प्रोसेस को रन होने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए CPU टाइम, ठीक है। आपको पता ही है ना हर चीज CPU तो एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे कोड को रन होने के लिए CPU का कुछ समय चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CPU टाइम, और लेट से मैं लिखता हूँ कुछ भी रिसोर्सेज, जैसे कि आप अगर अपने कोड में कुछ फाइल के साथ इनपुट आउटपुट करना चाहते हो तो आपको एक फाइल चाहिए, या फिर लेट से आप नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हो। इन सब काम के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए और ये रिसोर्सेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ला के देगा, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोसेस को अच्छे से रन होने के लिए। उसको रैम चाहिए रन होने के लिए, CPU का टाइम चाहिए, और अगर वो किसी रिसोर्स के साथ काम कर रहा है तो उसको वो रिसोर्स चाहिए। ओके, अगर हम ये समझ गए ना तो अब देखते हैं, लेट से ये है हमारा एक प्रोसेस, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, और ये है हमारा दूसरा प्रोसेस, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस P1, इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस P2। और मान लो हमारे ये दोनों प्रोसेस हमारी रैम का पार्ट है, ठीक है। तो दो प्रोसेस एक साथ हमारे रैम के अंदर हैं और दोनों रन होना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने VS कोड को भी खोला हुआ है, मैंने गूगल क्रोम को भी खोला हुआ है, या आप मान सकते हो मैंने अपने demo.java को भी रन करने के लिए लगा रखा है। मैंने पहले से कंपाइल किया होगा डेमोस, मैंने जावासी demo.java करके, और उसके बाद मैंने लिखा होगा जावा डेमो, और अब वो रन होना स्टार्ट हो गया होगा। और रन होने का मतलब क्या हुआ होगा, वो भी मेरा रैम स्पेस के अंदर आ गया होगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं ना वो हमारी टोटल रैम का कुछ पार्ट लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इसका कुछ पार्ट लेगा, तो जैसे मैंने बोला मान लो ये लेगा 2 GB, और सेम ये इसका कुछ पार्ट लेगा, लेट्स से ये भी लेगा 2 GB। अब जो भी इसने टोटल रैम ली है यहाँ पे लेट्स से 2 GB ऑफ रैम, और सेम इसने भी ली है लेट्स से 2 GB ऑफ रैम, ये दोनों इसको आपस में शेयर नहीं करते जब ये रन होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गूगल क्रोम जो 2 GB ऑफ रैम यूज़ कर रहा है वो कभी भी अपने दूसरे प्रोग्राम दूसरे प्रोसेस जैसे कि VS कोड की रैम को यूटिलाइज करने लगे, या फिर उसके अंदर झांक के देखने लगे कि उसने क्या क्या स्टोर किया हुआ है, या फिर वो कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, राइट। हमेशा कोई भी प्रोसेस अपनी ही रैम के साथ काम कर सकता है, जितनी उसने एलोकेट की है वो कभी भी दूसरे प्रोसेस की मेमोरी के अंदर नहीं देख सकता। ओके, तो हम समझ गए कि एक प्रोग्राम क्या होता है ना। हम समझ गए कि एक प्रोसेस क्या होता है।
अब समझते हैं कि यहाँ पे थ्रेड्स कहाँ से आती हैं और थ्रेड होती क्या है। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको थ्रेड की एकदम सिंपल डेफिनेशन दूँ ना, तो ये है इसकी बुकिश डेफिनेशन जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इंडिपेंडेंटली, या फिर अ लाइट वेट प्रोसेस। हम हमेशा यही रखते हैं, थ्रेड कुछ नहीं होती, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है या स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारा सीपीयू इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या मतलब इस चीज़ का, इसको एक बार ना ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसको प्रोसेस बनना पड़ता है, ठीक है, प्रोसेस। और हमारा प्रोसेस कहाँ होता है, हमारी रैम के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर ना, ये प्रोसेस तो एक बहुत बड़ा चंक है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है। हम इस प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, लेट्स से यहाँ पे आपने कोई कोड लिखा होगा demo.java, ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को आपने जब एग्जीक्यूट किया होगा, ये बेसिकली आपने जब जावा डेमो लिखा होगा तो ये प्रोसेस बन गया होगा। अब जब ये प्रोसेस बनेगा ना, मैंने क्या कहा था, चाहे आप खुद से कोई थ्रेड ना बनाओ, इंटरनली जावा इसमें एक थ्रेड तो जरूर बनाएगा जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो हमेशा अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। तो लेट्स से यहाँ पे ये जो हमारी थ्रेड है इसको मैंने बोल दिया मेन थ्रेड, ये हमारे प्रोसेस के अंदर लाई करती है। अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक थ्रेड क्यों, आप चाहो ना अपने कोड में मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हो। तो जब आप अपना कोड लिखते हो, लेट्स से आपने लिखा यहाँ पे वॉइड मेन, ठीक है, यहाँ पे आपका कोड स्टार्ट होता होगा और यहाँ पे अंदर आप कुछ कुछ करते होगे। यहाँ पे आप मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हो। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी के लिए आप मान लो आप अपने कोड में ना मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हो, और वो सब थ्रेड्स किसका पार्ट होंगी, ऑब्वियसली इसी प्रोसेस का, क्योंकि वो इसी प्रोग्राम के अंदर बनाई गई हैं। तो बेसिकली आपके कोड में इस मेन थ्रेड के अलावा और भी थ्रेड एग्जिस्ट कर सकती है। लेट्स से आपने एक थ्रेड 1 बनाई, एक आपने बना दिया थ्रेड 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मेन थ्रेड तो पहले से थी, आपने अपने मेन कोड में थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दो थ्रेड्स और बना दी, और ये सारी थ्रेड लाए करेंगी हमारे प्रोसेस के अंदर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था डेफिनेशन में कि इट इज द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इंडिपेंडेंटली। वो मैंने इसलिए कहा था कि जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई भी चीज़ जो हमारे रैम में है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं जो रन होना चाहती है, और अगर वो रन होना चाहती है तो वो रन होगी कैसे, ऑब्वियसली सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स से ये है हमारा सीपीयू, ठीक है, और सीपीयू आपको पता है इंटरेक्ट करता है रैम के साथ। तो अगर सीपीयू को किसी प्रोसेस को रन करना है तो वो उस प्रोसेस के किसी एक थ्रेड को एक बार में रन कर सकता है। अभी के लिए मानते हैं जो आपका सीपीयू है ना, सिंगल कोर है, सिंगल कोर। अब आजकल तो आपको पता है कितने मल्टीपल कोर एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्टा कोर एग्जिस्ट करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। पर कोर का मतलब कुछ नहीं है, इसका बस इतना सा मतलब है कि एक बार में हमारा सीपीयू कितने काम पैरेलली कर सकता है। तो अगर हमारे सीपीयू में एक कोर है तो एक बार में वो एक ही काम कर सकता है, बस आपको अभी इतना समझना है, ठीक है। तो अभी इमेजिन करो कि हमारी रैम में एक ही प्रोसेस है और हमारा सीपीयू भी एक ही है, एक ही कोर वाला सीपीयू है, ठीक है। ना तो हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस खोली हुई है और ना ही हमारे पास कोई मल्टीपल कोर सीपीयू है। तो ये जो सीपीयू है जब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सीपीयू एक बार में एक थ्रेड रन कर सकता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि लेट्स से सीपीयू ने पहले रन किया मेन थ्रेड को कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मेन थ्रेड को बंद किया, फिर रन किया हमारी लेट्स से थ्रेड 1 को, फिर स्टॉप किया, फिर रन किया लेट्स से थ्रेड 2 को, फिर इसको स्टॉप किया और फिर लेट्स से दोबारा से मेन को रन किया, एंड सो ऑन। वो एक बार में एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब क्योंकि वो थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, और थ्रेड क्या है, एक स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो है, हमारे कोड का एक छोटा सा पार्ट ही तो एक थ्रेड है, राइट। अगर लेट्स से हमारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है तो मैं इसके अंदर जब थ्रेड्स बनाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, मैं यही तो कहता हूं कि लेट्स से ये वाला पार्ट थ्रेड 1 एग्जीक्यूट करेगी, ये नीचे वाला पार्ट थ्रेड 2 एग्जीक्यूट करेगी, एंड सो ऑन। तो थ्रेड 2 क्या है, तो थ्रेड्स क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो हमारा सीपीयू इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। इनफैक्ट हमारा सीपीयू थ्रेड्स के साथ ही काम करता है। तो इस प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस का नाम P1 है, तो अगर आप कह रहे हो कि मैं इस P1 प्रोसेस को रन कर रहा हूं अपने सीपीयू में, तो एक्चुअली सीपीयू पूरे के पूरे प्रोसेस को रन नहीं कर रहा, सीपीयू उसके अंदर की थ्रेड्स को रन करता है। अगर इसमें मल्टीपल थ्रेड नहीं होगी तो हमेशा मेन थ्रेड तो होगी, तो वो मेन थ्रेड को रन करेगा। पर अगर इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो मेन को रन करेगा, वो T1 को भी रन करेगा, वो T2 को भी रन करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले वो मेन को पूरा रन करेगा फिर T1 को, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है, वो भी हम देखेंगे क्या होती है। पर अभी के लिए आप मान लो कि ये सारी थ्रेड्स, मेन थ्रेड, T1 थ्रेड और T2 थ्रेड, ये सब सीपीयू में रन होने के लिए रेडी है, क्योंकि हमारा प्रोसेस रैम में है और हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। और प्रोसेस क्या था, हमारा प्रोग्राम। तो बेसिकली जो भी आपने अगर सिंपल हेलो वर्ल्ड का भी कोड लिखा है, जब वो आपकी रैम में आएगा वो एक प्रोसेस बन जाएगा। उस प्रोसेस के बाद अपनी खुद की मेमोरी होगी और उसमें होगी एक मेन थ्रेड, राइट। तो आपने अगर खुद से थ्रेड नहीं बनाई होगी तो मेन
थ्रेड तो हमेशा बनेगी बनेगी। और जब आप उसको रन करते हो अपने प्रोग्राम को, तो एक्चुअली आपकी मेन थ्रेड ही हमारे सीपीयू के अंदर रन हो रही होती है। अगर आपने मल्टीपल थ्रेड्स बनाई होंगी तो हमारी मल्टीपल थ्रेड सीपीयू के अंदर रन होगी, पर एक बार में एक ही थ्रेड रन हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो ये सीपीयू है ये है सिंगल कोर सीपीयू। अब अगर आपको ये समझ आया तो ना आप थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हो। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो आपने लिखा एक कोड, लेट से उसका मैं नाम अगेन demo.java ही रखता हूँ, demo.java। ठीक है, आपने किया इसे कंपाइल करके आपको पता है ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर वो भी एक नॉर्मल प्रोग्राम होगा, लेट से demo.class। ठीक है, अब आपको ना इसे रन करना है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, जैसे ही आप इसे रन करोगे, यहाँ पे तो देखो आपने लिखा होगा javac demo.java। ठीक है, पर अब जब आप इसे रन करने जाओगे तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा, लेट्स से जावा डेमो, राइट। अब देखो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा। बिहाइंड द सीन आपको पता है ये जो आपका प्रोग्राम है ये बनेगा सबसे पहले एक प्रोसेस। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से उठा करके आपके प्रोग्राम को लेकर के आएगा रैम में। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक प्रोसेस बनाता हूँ। तो ये है आपका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले बनाया एक प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के अंदर आपका प्रोग्राम रन होगा। देखते हैं कैसे। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये प्रोसेस हमने कहाँ बनाया है, रैम के अंदर। और ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ रैम चाहिए, है ना, जो उसकी मेमोरी होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ मेमोरी होनी चाहिए। पर उससे भी पहले जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम का प्रोसेस बनाता है, अब रोल आता है हमारे JVM का, जावा वर्चुअल मशीन। राइट, हमें पता है जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो ये आपको एक सैंड बॉक्स प्रोवाइड करता है अपने कोड को रन करने के लिए। ये तो हमने पहले के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, तो अब आप मान लो कि जब आपका प्रोसेस बनता है ना, तो आपका JVM इस प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से इस प्रोसेस के अंदर आता है आपका JVM। तो मैं बनाता हूँ, लेट्स से ये है आपका JVM, ये पूरा का पूरा, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ये है आपका JVM, और ये बाहर वाला है आपका प्रोसेस। ठीक है, तो आपका JVM आपके प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें मैनेज होंगी वो आपका JVM मैनेज करेगा। अब जो भी चीज़ें मतलब चाहे आपकी थ्रेड्स हो, है ना, चाहे आपकी मेमोरी हो, वो सब मैनेज करने का काम होगा आपके JVM का। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कुछ नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था सिर्फ एक प्रोसेस को बनाना, है ना। अब आपको पता है JVM के रूल्स क्या होते हैं। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो JVM लोड करता है क्लासेस को, है ना, बाइट कोड को रन करता है ना, मेमोरी को मैनेज करता है। आपको पता है कुछ चीज़ें आपकी स्टैक मेमोरी में जाती हैं, कुछ चीज़ें हीप मेमोरी में, कुछ चीज़ मेथड एरिया में। ये सब अपने मेमोरी मैनेजमेंट में देखा था। गार्बेज कलेक्शन को रन करता है, तो मैं GC लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब काम किसके हैं, ये सब काम है हमारे JVM के, जो वो परफॉर्म करता है हमारे प्रोसेस के अंदर, ताकि हमारे जो प्रोग्राम है ये अच्छे से रन हो सके यूजिंग CPU। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इस प्रोसेस को रन होने के लिए 2 GB ऑफ रैम चाहिए था, 2 GB ऑफ टोटल रैम। अब रैम क्या है, मेमोरी ही तो है, तो 2 GB ऑफ टोटल मेमोरी चाहिए इस प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो उसमें से हमारा JVM क्या करेगा, कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी को यूज़ करेगा हीप के लिए। तो लेट्स से ये हो गई आपकी हीप मेमोरी। कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी यूज़ करेगा हमारे मेथड एरिया के लिए। लेट्स से ये होगा आपका मेथड एरिया। आपको पता है कितने टाइप ऑफ मेमोरी होती है हमारे पास, हीप होता है, मेथड एरिया, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी वो यूज़ करेगा स्टैक के लिए, और कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी वो यूज़ करेगा प्रोग्राम काउंटर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारी मेमोरी है जो है 2 GB का पार्ट। अब लेट्स से उसने 1.5 GB हीप के लिए यूज़ किया होगा, कुछ MB मेथड एरिया के लिए, कुछ स्टैक के लिए, और कुछ प्रोग्राम काउंटर के लिए। अब याद रखना, ये जो हमने मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ना, ये JVM लेवल मेमोरी है, JVM लेवल। अगर आप सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग पढ़ोगे लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली, तो आप देखोगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना मेमोरी को अलग तरीके से बांटता है। वो कहता है कि हमारी मेमोरी होती है, एक पार्ट होता है डेटा सेगमेंट, एक पार्ट होता है कोड सेगमेंट, उसके अलावा एक पार्ट होता है हीप, ये तो सेम है, एक पार्ट होता है स्टैक, ये भी सेम है, और एक पार्ट होता है रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, OS का कोर्स कर रहे हो, और उसमें थ्रेडिंग पढ़ रहे हो जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, तो उसमें जब आप मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, हीप, स्टैक और रजिस्टर। ठीक है, पर हमारा JVM मेमोरी को इंटरनली इन पार्ट्स में डिवाइड करता है, हीप, मेथड एरिया, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर। इसके अलावा एक नेटिव स्टैक भी होता है जो अगेन हमने मेमोरी मैनेजमेंट में देखा था, जो कि हमारे C++ कोड से इंटरेक्ट करता है, पर उसके लिए अभी हम छोड़ते हैं। हम मेनली बात करते हैं कि JVM डील करता है हमारा हीप, मेथड एरिया, स्टैक, PC से। अगर हम जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे हैं, पर अगर हम जनरली मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी का पार्ट होता है ये।
अब इसमें जो डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट का पार्ट है ना, ये रोल निभाता है हमारा पूरा का पूरा मेथड एरिया। अब हीप तो बिल्कुल सेम है हमारे हीप के, स्टैक बिल्कुल सेम है हमारे स्टैक के, और जो रजिस्टर है इसका रोल निभाता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये भी सही है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स पढ़ते हो, पर जब आप जावा के अंदर पढ़ रहे हो और जावा स्पेसिफिक थ्रेड्स पढ़ रहे हो तो आपको जेवीएम के अंदर देखना है जेवीएम मेमोरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि जेवीएम अपने अलग तरीके यूज क्यों करता है मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के, और इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि जावा जो है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो देखो जावा नहीं चाहती कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे रन हो और उस प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं उसके हिसाब से मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करूं, बिल्कुल नहीं। जावा कहता है कि मैं अपना खुद का मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, कि मुझे एक हीप मेमोरी चाहिए, एक मेथड एरिया, एक स्टैक, एक प्रोग्राम काउंटर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, और इस सारा का सारा जो मेमोरी है ये आएगी रैम से। ठीक है, तो जो भी उस प्लेटफॉर्म में रैम होगी उस रैम से मैं अपना खुद का ये स्पेस यूटिलाइज कर लूंगा। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, एक प्रोसेस के अंदर होता है जेवीएम, और जेवीएम मैनेज करता है इन सब मेमोरी को। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल C++ का कोड लिख रहे होते तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जेवीएम नहीं होता, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास सीधा मेमोरी होती, और वो मेमोरी होती ये तरह की। ठीक है, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता, पर यहाँ पे हमारा जेवीएम सब कुछ मैनेज करता है, क्योंकि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे पास ये 4 तरह की मेमोरी होती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब हमारा जेवीएम स्टार्ट होता है किसी प्रोसेस के अंदर, उसका काम होता है इन सब मेमोरी को मैनेज करना। पर जब हम चाहते हैं हमारा कोड रन हो, बेसिकली हमने क्या लिखा होगा, हमने लिखा होगा जावा डेमो। तो हमने देखा था ना मेमोरी मैनेजमेंट वाले लेक्चर में, तो सबसे पहले क्या होगा, जेवीएम स्टार्ट होगा। तो जेवीएम स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमारे प्रोसेस के अंदर आकर के वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो अंदर से क्लास लोडर यूज करता होगा। ठीक है, क्लास लोडर ये भी हमने देखा था। अगर आपने मेमोरी मैनेजमेंट नहीं देखा है तो बहुत जरूरी है आप उसे देख के आओ, ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। क्लास लोडर अंदर से क्या करेगा, हमारी मेन क्लास को लोड करेगा। ठीक है, उस मेन क्लास के अंदर हमारे पास अपना मेन मेथड होगा, और उस मेन मेथड को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जब हम किसी मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारी एक थ्रेड क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। तो हमारा जेवीएम इंटरनली हमारी इस मेन थ्रेड को क्रिएट करेगा ये सारा काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट रह गया था जो मैंने अपना थ्रेड बनाना भूल गया था, तो मैं अभी इसको डायग्राम में अगर बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि लेट से हमारे पास होगी एक थ्रेड। लेट से ये मेरी एक थ्रेड है, इसको भी मैं नेम कर लेता हूँ। ये अंदर वाला जो ऑरेंज कलर है ये है मेरी मेन थ्रेड। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जो स्टैक और पीसी है वो इस मेन थ्रेड के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि याद करो मेमोरी मैनेजमेंट वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी थ्रेड होती है उनका अपना स्टैक स्पेस होता है, अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, लेकिन हीप और मेथड एरिया सारी थ्रेड्स आपस में शेयर करती हैं। तो अभी क्योंकि मेरे पास एक ही थ्रेड है जो कि है मेन थ्रेड, इस थ्रेड के पास ये जो स्टैक स्पेस होगा ये अपना खुद का होगा, ये जो प्रोग्राम काउंटर होगा ये अपना खुद का होगा, यानी कि बिना थ्रेड के ये स्टैक और प्रोग्राम काउंटर बन ही नहीं सकते, राइट। तो अगर मैं एक बार फ्लो में लिखूं तो काम क्या क्या हुआ होगा, जब हमने जावा डेमो लिखा होगा तो मैं लिखता हूं सबसे पहले जेवीएम लोड्स। ठीक है, तो जेवीएम लोड हुआ होगा, कहाँ पे लोड हुआ होगा, ऑब्वियसली हमारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इनटू अवर प्रोसेस। उसके अलावा क्या होगा, जैसे जेवीएम लोड हो गया उसके बाद जेवीएम यूज करेगा क्लास लोडर। ठीक है, और ये करेगा लेट से हमारी मेन क्लास को फाइंड करेगा जिसमें हमारा एक्चुअली मेन मेथड है जिस कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद जेवीएम क्रिएट्स अ मेन थ्रेड, ठीक है, मेन थ्रेड क्या है, हमारी सिंगल थ्रेड, राइट, जो हमारे प्रोग्राम को एक्चुअली एग्जीक्यूट करती है, बेसिकली ये वाली थ्रेड। और एक बार मेन थ्रेड क्रिएट हो गई तब जाकर के जेवीएम क्रिएट सेपरेट स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर स्पेस हमारी मेन थ्रेड के लिए, फॉर मेन थ्रेड। ठीक है, तो एक बार जैसे ही हमारा ये मेन थ्रेड क्रिएट हुई होगी, हमारा स्टैक और प्रोग्राम काउंटर बना होगा उस मेन थ्रेड के लिए, और अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द मेन मेथड। आपको पता है, तो कोड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेथड। ठीक है, और आपको पता है ये सब कैसा होता होगा, हमारी मेन जो थ्रेड है वही इस कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। तो सबसे पहले हम अपने मेन मेथड का एक फ्रेम बनाएंगे, बेसिकली स्टैक फ्रेम बनाएंगे, स्टैक फ्रेम। तो स्टैक फ्रेम का मतलब आपको पता ही है कि हमारी जो स्टैक मेमोरी है उसमें हम अपने मेन मेथड को लोड करेंगे, उसके सारे लोकल वेरिएबल वगैरह सब इसी में आएंगे। ये सब हम मेमोरी मैनेजमेंट देख चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे देख चुके हैं। बस अब मैं आपको उसको फिजिकली दिखा रहा था कि जब हमने अपना कोड लिखा था demo.java, उसको हमने बाइट कोड में कन्वर्ट किया था, और जब हमने उसको रन करने की कोशिश की थी तो बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा होता है। बिहाइंड द सीन हमारे पास सबसे पहले जेवीएम स्टार्ट होता है, लोड होता है जेवीएम। उसके बाद जेवीएम लोड होकर क्या करता है, वो अंदर से क्लास लोडर यूज करता है ताकि
ताकि वो फेच कर सके हमारे कोड को स्टार्ट कहाँ से करना है। ऑब्वियसली आपको पता है हमारे एक मेन क्लास होगी, उसके अंदर एक मेन मेथड होगा। अब उसके बाद वो मेन थ्रेड को क्रिएट करता है, तो ये रही हमारी मेन थ्रेड, अंदर वाली ऑरेंज थ्रेड, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ अलग कलर से बना देता हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा रेड कलर दे दिया, ठीक है। तो ये अंदर की जो थ्रेड है हमारी मेन थ्रेड है। उसके बाद जब मेन थ्रेड बन जाती है तो JVM उसके लिए अपना पर्सनल स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर स्पेस बनाता है। तो ये रहा स्टैक और ये रहा प्रोग्राम काउंटर स्पेस, और हीप स्पेस और मेथड एरिया स्पेस हमारा कॉमन होता है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन मेथड का एग्जीक्यूशन, और वो तो आपको पता ही है कैसे होता है। हमारा प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले क्या होल्ड करेगा, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसको, और स्टैक होल्ड करेगा जो भी हमारा करंट मेथड एग्जीक्यूट होना चाहता है। कीप हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा, और मेथड एरिया हमारे किसी भी क्लास के मेटा डेटा को स्टोर करेगा। इसका फ्लो अगेन हमने मेमोरी मैनेजमेंट और लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है कि अगर मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है छोटा सा, तो उस कोड में इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हर लाइन कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, और उसमें स्टैक का, प्रोग्राम काउंटर का, मेथड एरिया का और हीप का क्या रोल होता है। अगर आप ये समझ गए तो ना अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि हमारे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड कैसे एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल थ्रेड, तो दोबारा से लेट्स से यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये है हमारा प्रोसेस, ठीक है, और आपको पता है इस प्रोसेस के अंदर हमारी होगी JVM स्टार्ट, ठीक है। तो JVM हमारा प्रोसेस के अंदर लोड होता है। तो लेट्स से ये मैंने बनाया है JVM, ठीक है। तो मैं लिखता रहता हूँ, ये बाहर वाला है प्रोसेस, ये अंदर वाला है हमारा JVM, ठीक है। अब JVM के अंदर हमारे पास एक हीप मेमोरी होती है, लेट्स से ये है हमारी हीप मेमोरी। इसके अलावा इसके पास एक मेथड एरिया होता है, लेट्स से ये है हमारा मेथड एरिया, और हमारे पास होती है मल्टीपल थ्रेड्स। तो लेट्स से यहाँ पे ये है हमारा मेन थ्रेड, और लेट्स से ये है हमारी थ्रेड 1, ठीक है। हमने एक थ्रेड 1 भी बना रखी है, और इस थ्रेड के 1 के अंदर अपना खुद का होगा स्टैक स्पेस और अपना खुद का होगा प्रोग्राम काउंटर। तो इसको मैं बोलता हूँ PC, इसको मैं बोलता हूँ स्टैक, ठीक है। सेम इसके पास अपना खुद का स्टैक होगा, और इसके पास अपना खुद का PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर होगा। और हमारी ये जो मेन थ्रेड है ये इस मेथड एरिया को शेयर करेगी, तो ये भी इसे शेयर करेगी, और सेम ये इस हीप एरिया को भी शेयर करेंगे, कुछ ऐसे। तो देखो, चाहे मेन थ्रेड हो चाहे हमारी T1 थ्रेड हो, दोनों इस हीप और मेथड एरिया को आपस में शेयर करते हैं, लेकिन दोनों के पास अपना खुद का स्टैक स्पेस है, अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर है। सेम इसके पास भी अपना खुद का स्टैक स्पेस है, अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर है। ओके, तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। तो जब हमारा कोड रन होता है तो अंदर से वो ऐसा दिखता है कि प्रोसेस के अंदर JVM होता है, उसके अंदर हमारी सारी मेमोरी होती है, उसके अंदर हमारी सारी अलग तरह की मेमोरी होती है, और हमारी मल्टीपल थ्रेड्स होती है। अब एक्चुअली हम थ्रेड्स बनाते कैसे हैं, वो कैसे काम करती है, वो सब तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ही। अभी देखते हैं कि एक्चुअली जब हम कोड को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, पहले सिंगल कोर में और फिर मल्टीपल कोर में, तो होता क्या है। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हम नेमिंग समझ ही गए। अब मान लो यहाँ पे है हमारा CPU, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल CPU लिया, एक सिंगल कोर मान के चलता हूँ, ठीक है। इस CPU के पास अपने खुद का रजिस्टर होता है, तो लेट्स से इसके पास है खुद का रजिस्टर, और ओवरऑल लेट से मैं इसको अपनी एक यूनिट ही बोल देता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसका काम होता है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब देखो हमारा ये कोड ऑलरेडी प्रोसेस बना हुआ है, राइट, तो यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अब एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, राइट। ये वाला जो प्रोसेस है ये एक रैम के अंदर ही तो है, और हमारा CPU उस रैम से इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है, वो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो अब आप मान के चलो कि ये है हमारा वो सिंपल सा कोड, ठीक है, जिसे हमने एग्जीक्यूट करना था। ये हमारे demo.java फाइल में स्टोर था। इस कोड को मैंने जब प्रोसेस बनाया तो वो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। अब देखो इस कोड के अंदर ना मैंने मल्टीपल थ्रेड्स बनाए होंगे, लेट्स से T1 थ्रेड, T2 थ्रेड एंड सो ऑन। अभी के लिए मानते हैं 2 ही थ्रेड है। एक तो हमारा मेन थ्रेड तो होता ही होता है, जो हमेशा होता है, जो हमेशा खुद से बनता है। एक मैंने इसके अंदर बनाया होगा अपना खुद का T1 थ्रेड, ठीक है। तो बेसिकली मेरे जावा के प्रोग्राम में 2 थ्रेड्स हैं जो एग्जीक्यूट होने हैं। तो एक थ्रेड ये रहा मेन थ्रेड और एक थ्रेड ये रहा T1 थ्रेड। तो दोनों के पास अपना स्टैक स्पेस है, दोनों के पास अपने प्रोग्राम काउंटर है, पर दोनों इस हीप मेमोरी को और इस मेथड एरिया को शेयर करते हैं। अब समझो कि क्योंकि यहाँ पे हमारा जो CPU है उसके पास सिंगल कोर है, देखो एक ही कोर है, तो वो एक बार में एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा था ना CPU हमेशा थ्रेड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कभी भी पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो चाहे वो मेन थ्रेड ही क्यों ना हो, वो हमेशा एक थ्रेड के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो आप मान के चलो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारा मेन मेथड रन होगा, हमारी मेन थ्रेड बनेगी और हमारी मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स से CPU ने सबसे पहले टाइम दिया हमारी मेन थ्रेड को,
तो हमारी ये रही मेन थ्रेड जिसको सीपीयू टाइम मिला हुआ है। आप समझ लो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये सीपीयू में रन हो रही है। अब जब भी सीपीयू उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो आपको पता है उसको करंट इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा जो एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो लेट से हमारा प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा इस पहले वाले इंस्ट्रक्शन को, और पहला वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा पीसी के अंदर स्टोर, और वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करते करते ना जो भी रिजल्ट जनरेट करेगा उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट वो स्टोर कर सकता है अपने रजिस्टर्स में, ठीक है। तो सीपीयू का जो अपना रजिस्टर है वो क्या करता है, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट होल्ड करता है। अब आप मान के चलो आपने इस लाइन में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि a इक्वल टू बी प्लस सी इंटू डी, कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे हमें b प्लस सी इंटू डी करना है, और c इंटू डी एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है। तो ये c इंटू डी है ना, ये जाएगा हमारे रजिस्टर में, सीपीयू उसको रजिस्टर में होल्ड करेगा थोड़ी देर के लिए। अब फिर b को ऐड करेगा जो भी रजिस्टर अंदर स्टोर है, बेसिकली c इंटू डी, तो b प्लस आपका c इंटू डी निकल के आ जाएगा और उसको स्टोर कर देगा हमारे a वेरिएबल में, है ना। तो बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट होल्ड करने हो वो हमारे सीपीयू का रजिस्टर होल्ड करता है, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये बहुत फास्ट होता है। अब जो करंट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो संभालता है हमारा स्टैक स्पेस। आपको पता है कि जो हमारी मेन थ्रेड होगी उसका जो स्टैक होगा, ठीक है, उसके अंदर सबसे ऊपर क्या होगा, मेन का फ्रेम बना होगा, एक मेन का स्टैक फ्रेम बना होगा, उसमें मेन के सारे लोकल वेरिएबल्स वगैरह, उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वगैरह सब यहीं पे होंगे। अब देखो, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स एग्जिस्ट करती हैं और दोनों रन होना चाहती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि मैं दोनों को एक साथ तो रन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही सीपीयू है, पर मैं एक चीज कर सकता हूं जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग में बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसका मतलब होता है कि हमारी मेन थ्रेड को थोड़ी देर के लिए रन करो, उसके बाद उसे रोक दो और अब अपनी T1 थ्रेड को रन करना शुरू कर दो। तो फॉर एग्जांपल यहां से हमारी T1 थ्रेड रन होना शुरू हो जाएगी। अब कितनी देर के लिए करो, अगेन वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये वो डिसाइड करेगा। तो अभी के लिए लेट्स से मैं इमेजिनरीली मान लेता हूं हमेशा 0.5 सेकंड्स में ना स्विच करते रहो। तो सबसे पहले आपने मेन थ्रेड रन की 0.5 सेकंड्स के लिए, तो जो मेन थ्रेड ने करने को कहा आप करते रहे, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। कैसे कि आपको पता ही है, हमेशा वो पीसी से लेता था करंट इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करता था, उसके बाद अगेन दूसरा इंस्ट्रक्शन फिर पीसी से लेता था, फिर उसे एग्जीक्यूट करता था। ऐसे करते करते उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करे होंगे, 0.5 सेकंड का टाइम खत्म हो गया। अब उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है, तो बेसिकली उसको अब नई थ्रेड T1 को एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। लेट्स से उसने मेन का कुछ 30% काम कर लिया, आउट ऑफ 100% 30% काम हो चुका है। तो इस रिजल्ट को वो स्टोर कहां करेगा, तो अभी तक बेसिकली उतने काम के रिजल्ट को वो स्टोर कहां करेगा, ताकि जब वो दोबारा इस मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू करे तो वो वहीं से शुरू करे जहां पे उसने खत्म किया था, राइट। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आप एक लूप रन कर रहे हो, लेट्स से i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 100 तक, ठीक है, एक मेन थ्रेड के अंदर, है ना, और लेट्स से जेवीएम ने और लेट्स से सीपीयू ने 50 आइट्रेशंस फॉलो कर दिए, लेकिन उस 50 आइट्रेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है अब इस मेन थ्रेड को छोड़ दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट कर। तो सीपीयू क्या करेगा, आपकी थ्रेड को रोकेगा, दूसरा कुछ काम करने चला जाएगा और फिर आपके काम के ऊपर वापस आएगा। पर जब वो आपके काम के ऊपर वापस आएगा तो वो 51 आइट्रेशन से शुरू करेगा ना, रादर देन 0th आइट्रेशन से, राइट। तो वही है कि ये जो बीच का काम अभी तक हो गया है, इसको वो स्टोर कहाँ करेगा। इसका आंसर है अगेन हमारे थ्रेड के स्टैक स्पेस में और प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर तो आपको पता है ये लास्ट इंस्ट्रक्शन सेव करता है, तो जब वो दोबारा से मेन को बुला के लेके आएगा कि लेट से मेन दोबारा मैं तेरे को एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसको उसका करंट इंस्ट्रक्शन जहां से शुरू करना है वो मिलेगा प्रोग्राम काउंटर से। तो बेसिकली सीपीयू क्या करेगा, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी वो जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो स्टोर कर देगा हमारे स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा था, मेथड फ्रेम पड़ा था, उसमें मेथड के लोकल वेरिएबल्स वगैरह तो होंगे ही, तो जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो भी यहाँ पे वो प्लेस कर देता है। इसको जनरली इस स्पेसिफिक एरिया को हम बोलते हैं ऑपरेंड स्टैक। ऑपरेंड स्टैक कुछ अलग नहीं है, इसी स्टैक का हिस्सा है, बस उसमें सीपीयू ने क्या किया, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर दिए जो उसने अभी तक मेन पे परफॉर्म करे थे, ओके। और प्रोग्राम काउंटर तो ऑलरेडी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता ही है। अब जब ये काम हो गया फिर हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसका मतलब हम T1 थ्रेड को बुला करके लेके आएंगे कि भाई तेरी बारी आ गई एग्जीक्यूट होने की। तो अब हम T1 थ्रेड के साथ भी वही करेंगे, उससे पूछेंगे कि मुझे तुझे कहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो अगेन T1 थ्रेड क्या बोलेगा, मेरे प्रोग्राम काउंटर में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है, मेरे स्टैक में सारी की सारी चीजें पड़ी है, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी पड़े हैं और मेरे को जो मेथड एग्जीक्यूट करना है वो भी वहीं पड़ा है। तो सीपीयू वहां से कॉन्टेक्स्ट उठाएगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। फिर लेट से 0.5 सेकंड्स खत्म हो गए, फिर T1 का काम भी खत्म हो गया, फिर दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, वो दोबारा मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन उसको इंटरमीडिएट रिजल्ट कहां से मिलेंगे, अगेन पीसी बताएगा कहां से शुरू करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट या जिस मेथड का एग्जीक्यूशन चल रहा था वो आपको स्टैक बताएगा और सीपीयू दोबारा से मेन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और फिर दोबारा से आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और फिर दोबारा T1 रन करेगी एंड सो ऑन।
इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम बार बार थ्रेड बदल रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और जावा में इस तरह के एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। अब कॉन्करेंट का मतलब यहां सिंपल सा होता है कि एक बार में मल्टीपल थ्रेड्स काम करने के लिए रेडी हैं, पर प्रोग्रेस एक बार में एक ही थ्रेड करेगी। तो देखो मैंने कहा था ना, एक बार में एक ही थ्रेड रन हो गया, तो अगर मेन रन हो रही है तो और कोई नहीं होगी, फिर T1 रन हुई, फिर मेन रन हुई, फिर T1 रन हुई। एक बार में एक ही थ्रेड रन हो रही है, पर प्रोग्रेस दोनों थ्रेड कर रही है। तो अगर मैं इस टाइम के बाद पूछूंगा तो मेन भी 2 बार रन हो चुकी है, T1 भी 2 बार रन हो चुकी है। तो लेट से कुछ काम मेन का हो चुका होगा, लेट से 50% काम मेन का खत्म हो चुका है, और T1 का भी लेट से 40% काम खत्म हो चुका है ना। तो प्रोसीड दोनों कर रही हैं, पर एक बार में एक ही प्रोग्रेस कर रही होती है। ठीक है, इसी को हम जावा में बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। अब हमें एज एन इंडिविजुअल देखने में लगता है कि ये दोनों काम ना एक साथ हो रहे होते हैं, राइट। आप इमेजिन करो कि अगर आप कोई भी IDE, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था VS कोड का, कि वो आपका कंपाइलर एरर भी साथ साथ फाइंड कर रहा होता है और ऑटो कंप्लीट भी साथ साथ कर रहा होता है। पर आप मान लो आपके पास ही बहुत ही पुराना कंप्यूटर है जिसके अंदर एक सिंगल कोर है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि वो दोनों चीजें ना साथ साथ कर रहा है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो करेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो वो जो दोनों चीजें होंगी कि आपका ऑटो कंप्लीट करना और आपका एरर फाइंड करना, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हुए काम करेगा। तो अगर वो 0.5 सेकंड में भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करे तो वो 1 सेकंड में भी 2 बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा, यानी कि 1 सेकंड में दोनों काम थोड़े थोड़े तो होंगे, है ना। तो हमारी आंखों को या हमें नॉर्मली ऐसा फील होगा कि दोनों काम पैरेलली हो रहे हैं, पर ये पैरेलली नहीं हो रहे, ये कॉन्करेंटली हो रहे हैं। तो ये फर्क है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में, और अभी हम आगे देखेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन में। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि दो काम एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, पर कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक बार में एक ही काम प्रोग्रेस कर रहा है, पर दोनों मिलके ही प्रोसीड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर मैं एक टाइम के बाद पूछूंगा तो कुछ T1 भी हो चुका होगा और कुछ मेन भी हो चुका होगा। तो अब आप ये डायग्राम देखो, यहां पे मैंने बनाए 2 CPU, बेसिकली 2 कोर ऑफ CPU। ये पूरा का पूरा एक ही CPU होगा, इसके अंदर 2 कोर हैं, ठीक है। आजकल तो ऑक्टा कोर या डेका कोर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसमें 8 कोर या 10 कोर या इवन 12 कोर्स भी होते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि हमारे पास 2 कोर हैं। अब 2 कोर का मतलब होता है कि ये भी एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये भी एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि इसका मतलब एक्चुअली हम दोनों थ्रेड को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लेट से इसने पकड़ा मेन थ्रेड को और इसने पकड़ा हमारी T1 थ्रेड को, ठीक है। अब इसने मेन थ्रेड को कैसे पकड़ा, ऑब्वियसली इसने मेन के प्रोग्राम काउंटर से पूछा होगा मुझे पहला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, और स्टैक में होगा करंट मेथड जिसको एग्जीक्यूट करना है, और CPU ने से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया होगा। अब सेम इस वाले कोर ने इस T1 थ्रेड से पूछा होगा कि मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है इसके प्रोग्राम काउंटर से, और इसके स्टैक से पूछा होगा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है, और इसने T1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान से सोचो, अगर हमारे पास एक ही प्रोसेस रन हो रहा है पूरे के पूरे सिस्टम पे और हमारे पास 2 कोर हैं, तो क्या हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत है? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये इस मेन थ्रेड को रन करता हुआ जा सकता है और ये भी इस T1 थ्रेड को रन करता हुआ जा सकता है, और दोनों पैरेलली चल सकते हैं, राइट। तो अब मान लो मेन थ्रेड को रन होने में टोटल टाइम 3 सेकंड लगते हैं और हमारे T1 थ्रेड को भी रन होने में टोटल टाइम 3 सेकंड लगते हैं, तो ये दोनों मिलाकर के भी 3 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, राइट। पर हमारे कॉन्करेंट के केस में क्या हो रहा था, ये 0.5 के लिए चलता था, फिर ये T1 अपने 0.5 के लिए, फिर मेन अगेन 0.5 प्रोग्रेस करेगा, फिर T1 भी अगेन 0.5 प्रोग्रेस करेगा। तो ये दोनों काम मिल करके 6 सेकंड लेंगे टोटल, क्योंकि मेन अपने पूरे 3 सेकंड लेगा, T1 अपने पूरे 3 सेकंड लेगा, है ना, क्योंकि कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और इस केस में हम कहते हैं कि ये हो रहे हैं पैरेलली एग्जीक्यूट। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग में ट्रू पैरेललिज्म, और यहां पे आपको मल्टी थ्रेडिंग का फायदा दिखने लगता है। तो जब आपके पास मल्टीपल कोर होते हैं तो वो मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, आपकी मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ प्रोग्रेस कर पाती हैं। तो जो काम पहले 3 + 3 6 सेकंड में होना था वो अब टोटल 3 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रू पैरेललिज्म। इवन अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती भी है हमारे कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में, वहां पे भी हमें लगता है कि दोनों काम हो तो साथ साथ रहे। तो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारा मल्टी थ्रेडिंग हमारे कोड को फास्ट करता है। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि हमें मल्टी थ्रेडिंग क्यों चाहिए, तो कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर होता है कि हमारे कोड को वो फास्ट करता है। वो तभी फास्ट कर पाएगा अगर वो पैरेलली चलेगा, ठीक है। लेकिन कई बार हमें उससे इतना मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन से भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ID का एग्जाम्पल दिया था कि ऑटो कंप्लीट भी होता रहे और कंपाइलेशन चेक भी होता रहे। अब
अगर ये पैरेलली चलते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में चलेंगे तो भी हमें इतना इशू नहीं होगा, चाहे वो काम एक के बाद एक भी हो। पर अगर वो इतना जल्दी जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि वो ट्रूली पैरेलली ही चल रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट? हमें तो वो विजुअल अपीयरेंस वैसा ही आएगा। इनफैक्ट आजकल कोई भी कंप्यूटर सिंगल कोर नहीं होता, ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल कोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो हमारे पास मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे होते हैं और वो सब पैरेलली चल रहे होते हैं। अब इमेजिन करो कि मैं मल्टीपल थ्रेड्स लेता हूँ, मैं सीधा थ्रेड बना रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक T1 थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, एक T3 थ्रेड है, एक T4 थ्रेड है और लेट्स से एक T5 थ्रेड है। क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिकल एग्जांपल तो ऐसा नहीं होता ना कि हमारे पास एक ही रैम में प्रोसेस होगा, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। लेट्स से हमने VS कोड भी खोला हुआ है, हमने गूगल क्रोम भी खोला हुआ है, हम खुद का कोई जावा का कोड भी चला रहे हैं और सब में मल्टीपल थ्रेड्स भी होंगी, है ना? हो सकता है क्रोम की अपनी खुद की 3-4 थ्रेड्स हों, VS कोड की अपनी थ्रेड्स हों, हमने अपने कोड में भी कुछ थ्रेड्स बना रखी हों वगैरह वगैरह। तो ये सब थ्रेड्स मिला करके हमारी बहुत सारी थ्रेड हो जाती होंगी। तो इमेजिन करो हमारे पास 5 थ्रेड्स हैं और हमारे पास 2 CPU कोर हैं, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक CPU कोर ये रहा, एक CPU कोर ये रहा, ठीक है? तो क्या होता होगा, अब दोनों CPU मिलकर के पैरेलली भी एग्जीक्यूट करेंगे, पर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो इवन अगर ये पैरेलली भी करते हैं तो एक बार में 2 ही थ्रेड को तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, 3 थ्रेड तो हमारी आइडल बैठी रहेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक CPU कोर के अंदर कॉनकरेंसी भी यूज करेगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी बार बार। फॉर एग्जांपल तो लेट्स से कुछ ऐसा होगा कि इसने लेट्स से सबसे पहले T1 थ्रेड को रन किया 0.5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और इसने फिर T3 को रन किया। जब ये T1 को रन कर रहा था इसने लेट्स से T4 को रन किया 0.5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, इसने लेट्स से T1 को पकड़ लिया, जो कि T1 पहले यहाँ था वो यहाँ पे रन होने लग गया, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद लेट्स से T2 रन हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे T3 रन हो जाए वगैरह वगैरह। कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन यहाँ पे रन हो सकता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कोशिश करेगा कि हर थ्रेड को मौका मिले जो भी रन होना चाहती हैं, जो भी वेटिंग एरिया में आप मान लो। तो ये सारी थ्रेड वेटिंग एरिया में है, बेसिकली सारे रनेबल स्टेट में है, जिसको हम जावा में बोलते हैं कि सारी रनेबल स्टेट में रन होना चाहती हैं। और हमारे पास क्योंकि 2 ही CPU हैं तो दोनों CPU आप देखो रन हो रहे हैं पैरेलली, तो पैरेलली प्रोसेसिंग हो रही है, पर हर CPU अंदर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बार बार कर रहा है, यानी कि कॉनकरेंटली हमारा कोड भी रन हो रहा है। तो T1 रन हुआ, T3 रन हुआ, T2 रन हुआ, यहाँ पे T4, T1, T3 और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था कि एक प्रोसेस हमेशा एक ही CPU कोर संभालेगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से ये T1 T2 प्रोसेस 1 का पार्ट है और ये T3 T4 प्रोसेस 2 का पार्ट है और ये T5 अकेला प्रोसेस 3 का पार्ट है। उस केस में आप देखो CPU को मतलब नहीं है, उसने एक थ्रेड T1 उठाया प्रोसेस 1 से, T3 उठाया प्रोसेस 2 से, क्योंकि CPU को प्रोसेस से मतलब ही नहीं होता। CPU के हिसाब से ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते, CPU के हिसाब से ये थ्रेड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो CPU करेगा बेसिकली सिर्फ थ्रेड्स को उठाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट करता रहेगा एक एक करके। तो उसने पहले T1 को उठा लिया, तो फिर उसने देखा T3 फ्री है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने T3 भेज दिया कि तू यहाँ चला जा, है ना? T1 को यहाँ भेज दिया कि तू यहाँ से फ्री हो गया, अब यहाँ चला जा वगैरह वगैरह। ये कौन सी थ्रेड कहाँ जाएगी ये अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? हमारे हाथ में बस इतना है कि कौन कौन सी थ्रेड्स को हम रनेबल रख सकते हैं, बेसिकली जो रन होना चाहती हैं, और वो रन होंगी पैरेलली एज वेल एज कॉनकरेंटली। पैरेलली रन हो रही है क्योंकि मल्टीपल कोर हैं, कॉनकरेंटली रन हो रही है क्योंकि सिंगल कोर में भी हम बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो हम बात करते हैं एक डिफरेंस की, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या फर्क है। अब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब तो आपको समझ आ ही रहा होगा, एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं, ठीक है? उन थ्रेड्स को एक साथ रन करना, चाहे कॉन्करेंटली रन करो चाहे पैरेलली रन करो, उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, है ना? कि मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट की मल्टीपल थ्रेड एग्जिस्ट करती है एक प्रोसेस की, उसको आपने कॉन्करेंटली रन कर दिया या लेट्स से पैरेलली रन कर दिया। हमें नहीं पता, अगर मल्टीपल कोर्स में रन होगी तो पैरेलली हो जाएंगी, एक ही कोर में अगर एक ही प्रोसेस की थ्रेड्स रन हुई जा रही है तो कॉन्करेंटली भी हो जाएंगी। ओके, अब मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है और ये डील करता है सीधा प्रोसेसेस से, लेट्स से P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस। अब इसके अंदर अपनी खुद की जितनी भी थ्रेड्स हो हमें उससे मतलब नहीं है, ये बस कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग हो सकती है। तो लेट्स से P1 प्रोसेस आपका लेट्स से गूगल क्रोम है, P2 आपका VS कोड है, P3 लेट्स से स्पॉटिफाई है। तो ये तीनों एप्लीकेशंस
एक साथ चल सकती है। आपने गूगल क्रोम भी खोला हुआ है, आप कुछ पढ़ रहे हो लेट्स से वेब से, आपने VS कोड भी खोला हुआ है, आप कुछ बीच में कोड भी लिख रहे हो, और आप बैकग्राउंड में गाना भी सुन रहे हो स्पॉटिफाई में, तो ये तीनों एप्लीकेशंस एक साथ हम रन हो सकती हैं क्योंकि मल्टीटास्किंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। कैसे होती है आपको पता ही है, हमारा CPU एग्जिस्ट करता है, CPU है ना, और CPU क्योंकि मल्टीपल कोर्स में होते हैं, तो लेट्स से हमारे पास मल्टीपल कोर हो गए, लेट्स से यहाँ पे हमने बनाए 3 कोर 1 2 3 है ना, और हर कोर ऑफ CPU इन प्रोसेस की कोई भी थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोसेस P1 में 2 थ्रेड है T1 T2, इसमें भी 2 थ्रेड है T3 T4 और इसमें एक ही थ्रेड है T5, तो हमें पता है ना ये वाला CPU लेट से T1 रन करेगा, फिर इसने T3 रन कर लिया, फिर इसने T1 दोबारा रन करा, और लेट से इस CPU ने T5 रन किया, फिर T4 रन किया, फिर लेट से दोबारा T2 रन किया, इसने लेट से T1 से T2 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे T2 नहीं था, फिर यहाँ पे इसने T1 किया, फिर यहाँ पे इसने T4 किया। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पैरेलली मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ चल रही है, T1 T5 T2, T1 T5 T2, कुछ इस तरीके से है ना, एक ही मोमेंट पे मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रही है। तो हमें तो ऐसा अपीयर होगा ना कि सब कुछ साथ चल रहा है, गूगल क्रोम भी साथ चल रहा है, आपका VS कोड भी और आपका स्पॉटिफाई भी है ना। अगेन देखो अगले सेकंड में T3 T4 T1, T3 ये रहा, T4 ये रहा, T1 ये रहा, अगेन मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन हो रही है। अब देखो क्योंकि ये पैरेलली भी रन हो रही है और कॉन्करेंटली भी रन हो रही है, राइट, क्योंकि एक CPU के अंदर भी बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, हमारा VS कोड, हमारा गूगल क्रोम भी, VS कोड भी और हमारा स्पॉटिफाई भी, बट एक्चुअली अंदर से सिर्फ थ्रेड्स रन हो रही है और उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है और कुछ भी नहीं। मल्टीटास्किंग बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्म है जो कहता है मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन हो सकते हैं। मल्टीपल थ्रेडिंग किसी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो भी कॉन्करेंटली या पैरेलली चल सकते हैं, बट CPU के लिए प्रोसेस कुछ नहीं होता, CPU हमेशा थ्रेड्स को ही रन कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए थ्रेड्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में इन जनरल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और डेप्थ में जाएंगे, हम देखेंगे जावा में मल्टीपल थ्रेड्स कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है वगैरह वगैरह। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।